नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, इंडिया गठबंधन जब बन करके खड़ा हुआ था तो उम्मीद की जा रही थी कि ये भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कुशासन, उनके झूठ फरेब, उनके जुमलों की हवा निकाल देगा। लेकिन इंडिया गठबंधन का क्या हश्र हो रहा है, यह सब कुछ सामने देखने को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन में जो उम्मीद की जाती थी कि यह शक्तिशाली गठबंधन बनेगा और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देगा, अगर यही सब चलता रहा इंडिया में तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के घटक दलों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। नया मामला है नीतीश कुमार का, जिन्होंने इंडिया गठबंधन का गठन किया था। तमाम राजनीतिक पार्टियों से, छत्रपों से मिल करके आपसी मतभेद को सुलझाया था और उन्हें एकजुट किया था एक मंच पर, और इंडिया गठबंधन बन करके तैयार हुआ था। आज वही नीतीश कुमार जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, उससे लगता है कि वह लौट करके फिर से एनडीए में जा सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शरण में जा सकते हैं, मोदी शरणम गच्छामि का उद्घोष कर सकते हैं। जिस तरह से उनकी पार्टी उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रही है, हालांकि नीतीश कुमार नहीं मांग कर रहे हैं, उससे यही लगता है कि अभी इंडिया गठबंधन को बहुत से धक्के झेलने हैं और बहुत से इंडिया गठबंधन में टूट हो सकती है। लेकिन जब नीतीश कुमार खुद टूट करके एनडीए में जाना चाहते हैं, उनकी बातों से ऐसा ही लगता है। जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, जिस तरह से उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो अच्छे संकेत नहीं हैं इंडिया के भविष्य के लिए। ताज़ा तरीन मामला यह है कि इंडिया गठबंधन के बारे में अभी नीतीश कुमार का एक बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने कहा है कि हम जिससे दोस्ती करते हैं जिंदगी भर के लिए करते हैं, जिससे हम जुड़ते हैं जिंदगी भर के लिए जुड़ते हैं। तो इसका क्या अर्थ लगाया जाए? इसका यही अर्थ लगाया जा रहा है, बिहार से लेकर के दिल्ली तक, पटना से लेकर के दिल्ली तक, कि नीतीश कुमार किसी भी समय अपने नाम, अपने दूसरे नाम पलटू राम के नाम से उन्हें जाना जाता है, सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता था। पलटू राम फिर से पलटी मारने वाले हैं और फिर से एनडीए में जाने वाले हैं, यही संकेत मिल रहा है। लेकिन अभी नीतीश कुमार ने कोई ऐसी बात नहीं कही है प्रेस से या टीवी चैनलों से कि वो अलग हो रहे हैं और एनडीए में जा रहे हैं। सांकेतिक भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, और सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल, प्रतीकात्मक भाषा का इस्तेमाल करने का सीधा सा अर्थ है कि वो इंडिया को छोड़ रहे हैं और एनडीए में जा रहे हैं। अब जाने की क्या वजह हो सकती है, उनके ऊपर क्या दबाव हो सकता है? हो सकता है कि चाणक्य अमित शाह ने कोई ऐसा मंत्र खेला हो या मंत्र दिया हो कि आ जाइए फिर से एनडीए में, वरना फला फला कार्रवाई की जाएगी, ऑपरेशन कमल किया जाएगा, और अगर तुम भ्रष्टाचारी नहीं हो तो तुम्हारे लोग तो भ्रष्टाचारी हैं, उनको जेलों में ठूंस दिया जाएगा सीबीआई, ईडी, आईटी के जरिए। तो लगता है कि नरेंद्र मोदी आखिरी ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर और उन्हें एनडीए में शामिल करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। अब फैसला करना है नीतीश कुमार को कि वो इंडिया में रहते हैं या एनडीए में जाते हैं। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश की सियासत में, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की, और यहाँ पर अभी ही जंग छिड़ी है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के
अखिलेश यादव जितना उम्मीद करते थे कि जितनी सीटें हमें देने के लिए कांग्रेस ने कहा था, उतनी सीटें भी नहीं दिया। दरअसल 2018 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी मध्य प्रदेश में जीता था। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, लेकिन 5 जगहों पर 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर यह पार्टी आई थी। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि 6 सीटें आपको हम दे देंगे, जिस पर नंबर 2 पार्टी आई थी और जो जीता था उस सीट को। लेकिन कांग्रेस की जब लिस्ट आती है तो सारी सीटें अपने प्रत्याशियों को दे दी जाती हैं। जाहिर है कि अखिलेश यादव 5 और 6 सीट से ज़्यादा 31 सीट की उम्मीद कर रहे थे। अगर 31 सीट इनको दे दी जाती और उस पर ये हार जाते, तब तो एक उटकटवा ही साबित होते, बल्कि सीट कटवा साबित होते। इसलिए अखिलेश यादव जो कुछ मनुहार कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, वे अपना आत्मसमीक्षा करें, आत्मनिरीक्षण करें, तो पाएंगे कि कांग्रेस गलत नहीं है, खुद ही गलत है। 5-6 सीटों के लिए कहा गया था, इस पर वो दे भी सकती थी, लेकिन जब 31 सीटों की मांग की गई तो कांग्रेस ने एक भी नहीं दिया और सब पर अपने प्रत्याशी उतार दिए, और होना भी यही चाहिए था। तो अब अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं। प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में टूट हो सकती है या हम अलग हो सकते हैं, लेकिन अब ये जरूर कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन 2024 का जब समय आएगा तब देखा जाएगा। और कई इनके नेता धमकियां दे चुके हैं कांग्रेस को कि यहाँ तुम्हारी चल रही है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश आओ तो हमारी चलेगी। मतलब कि सीधे से चैलेंज कर रहे हैं कांग्रेस को कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से अधिकांश सीटें हम रख लेंगे और तुम्हें 2-3 सीटें वही रायबरेली, सुल्तानपुर और कोई एक और 3 सीटें पकड़ा देंगे। ऐसी बातें चल रही हैं। तो इंडिया गठबंधन के अंदर जब सबसे बड़े घटक दल और इसके स्थापना में शामिल नीतीश कुमार ऐसी बातें कर रहे हैं, बड़े राज्य से आते हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, और अखिलेश यादव ऐसी बातें कर रहे हैं, तो क्या आप समझ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन स्वस्थ रहेगा? इंडिया गठबंधन इतना ताकतवर बना रहेगा जैसा कि लग रहा था 3 बैठकों के बाद कि इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए सक्षम है? हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ लग रहा है। बल्कि मध्य प्रदेश में न सिर्फ अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है। आम आदमी पार्टी तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी लड़ रही है, लेकिन ऐसे तेवर नहीं दिखाए जिस तरह के तेवर अखिलेश यादव ने दिखाया है। शरद पवार ने कहा है कि इंडिया गठबंधन राज्य स्तरीय चुनाव के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि ये केंद्र के चुनाव के लिए, मोदी को हराने के लिए बनाया गया है। इसलिए अगर इंडिया गठबंधन के घटक दल राज्य स्तरीय चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव में घटक दल भी शामिल होते हैं और सीट का बंटवारा नहीं होता है, कोई फार्मूला तैयार नहीं हो पाता है, तो वो अलग अलग लड़ते हैं और गठबंधन से मतलब नहीं रखते हैं, तो इसमें कोई हाय तौबा करने की बात नहीं है। शरद पवार का ये कहना जलती हुई आग में पानी डालने का काम कर रहे हैं इंडिया गठबंधन को सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए। लेकिन शरद पवार खुद जब अडानी के साथ फीता काटने पहुंच जाते हैं तो इससे क्या संदेश जाता है पूरे देश में कि अडानी के साथ खड़े हैं। और राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ अडानी का विरोध कर रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते क्या हैं अडानी से, और अडानी ने कितना भ्रष्टाचार किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना भ्रष्टाचार करवाया है, इसका लेखा जोखा लेकर के कांग्रेस और राहुल गांधी बैठे हुए हैं।
तो इंडिया के घटक दलों में इस तरह से एक कोई अडानी के साथ चला जाए, कोई एनडीए में जाने की बात करे और कोई देख लेने की बात करे, तो ऐसा अगर होता रहेगा तो इंडिया गठबंधन का क्या हश्र है होने वाला है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 2019 में भी इस तरह का तो नहीं, लेकिन यूपीए ने गठबंधन किया था और एकजुट किया था कुछ पार्टियों को, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली थी। तो कमज़ोर अगर इंडिया हो जाएगा तो इंडिया हारेगा निश्चित रूप से। इसलिए अभी समय है कि इंडिया के घटक दल ऐसी बयानबाजी न करें जिससे कि गठबंधन को नुकसान हो, जिससे कि गठबंधन कमज़ोर हो। इस बात को अखिलेश यादव को भी समझना होगा, केजरीवाल को समझना होगा, ममता बनर्जी को भी समझना होगा। और ममता बनर्जी भी जिस रास्ते पर चल रही हैं और ओबीसी कार्ड खेल करके जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की जुगत कर रही है, उस ओबीसी कार्ड के खिलाफ ममता बनर्जी खड़ी हो गई हैं। तो इंडिया में जितने भी घटक दल हैं सब अपनी अपनी डफली, अपनी अपनी राग अलाप रहे हैं। ममता बनर्जी को लगता होगा कि जब ओबीसी कार्ड खेला जाएगा तो उसका असर हो सकता है कि बंगाल चुनाव पर भी पड़े और यहाँ की जो सवर्ण जातियाँ हैं वो उनका साथ न दें। लेकिन ये खतरा तो पूरे देश के लिए है। और सवर्ण जातियों की संख्या कितनी है? 15%। बाकी जिनके हक के लिए लड़ाई की जा रही है उनकी बिहार में अगर 63% आबादी है तो देश के अन्य राज्यों में भी उनकी आबादी 60% या 55% से कम नहीं है। ऐसे में ममता बनर्जी को भी अपनी जिद को छोड़ देना चाहिए और कांग्रेस का विरोध करना छोड़ देना चाहिए, वरना इंडिया गठबंधन कमज़ोर तो होगा ही, जगहसाई भी होगी। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग खुद हंसी उड़ाएंगे कि चले थे गठबंधन बना करके भारतीय जनता पार्टी को हराने, और सारा गठबंधन के घटक दल एक दूसरे से लड़ करके ख़त्म हो गए। तो ऐसी नौबत ना आने पाए इसके लिए देखना होगा। गठबंधन से बहुत उम्मीदें की गई हैं, खास करके ओबीसी एससी एसटी लोगों को उम्मीदें हैं, महंगाई से मारे हुए लोगों को, बेरोजगारों को उम्मीदें हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। और भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले जितने भी मतदाता या देशवासी हैं सबको एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा, आघात लगेगा अगर इंडिया गठबंधन टूटता है तो। इसलिए इंडिया गठबंधन के कन्वीनर को, इंडिया गठबंधन के संगठनकर्ताओं को या सभी घटक दलों को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि इंडिया गठबंधन के खिलाफ अभी तक जितना डैमेज किया है उस डैमेज को डैमेज कंट्रोल किया जाए और आगे भी डैमेज ना होने पाए। तभी इंडिया का अस्तित्व बचेगा और तभी इंडिया एनडीए को टक्कर देगा और तभी 2024 में नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ कर फेंका जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।